प्यारे दोस्तों, जीनेस राजस्थान क्लासेज प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक में आपके लिए लेके आ रहा है राजस्थान में किसान आंदोलन। दोस्तों, किसान आंदोलन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए अपन पढ़ते हैं आज किसान आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन में से जो प्रसिद्ध जो किसान आंदोलन रहे हैं और कौन कौन से किसान आंदोलन पहले हुए, कौन सा किसान आंदोलन सबसे लंबे काल तक चला है, कौन से आंदोलन में किस प्रकार के कर लगाए गए थे, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में किसान आंदोलन है तो उनमें से कुछ अपन बात कर लेते हैं। जैसे मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन जो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में हुआ था। बिजोलिया का किसान आंदोलन, दोस्तों ये तो आप जानते हैं कि ये अपने देश का, भारत का ही नहीं देश का सबसे लंबा किसान आंदोलन था। इसके बाद में बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन ये हैं। तो इनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अभी आज अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है अपने पास कि देखो, राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे, हुए किसान आंदोलन किस कारण से हुए थे और किन्होंने किया था, ये किनके विरोध किए गए थे, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो किसान आंदोलन के जो मुख्य कारण था वो अपने पास लगन, जिसको अपन भू राजस्व भी बोलते हैं, लाग बाग प्रथा थी, बेट बेकार प्रथा थी, लाटा कूटा पद्धति, ये किसानों से वहाँ के राजा या ठिकानेदार या जागीरदार होते थे जो वो उनसे कर लेते थे। दोस्तों, अपन बात करते हैं मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। यह आंदोलन जाट जाति के द्वारा किया गया था, इसलिए इससे जाट किसान आंदोलन भी बोलते हैं। और दोस्तों, यह आंदोलन राजस्थान का पहला किसान आंदोलन है। यह आंदोलन 22 जून 1880 को चित्तौड़ जिले के रासमी परगने में मातृकुंडिया नामक स्थान पर हुआ था। इस आंदोलन का मुख्य कारण था कि वहाँ के ठिकानेदार या जागीरदार द्वारा नई भू राजस्व व्यवस्था के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। इस समय दोस्तों मेवाड़ का जो शासक था वो सज्जन सिंह था, और सज्जन सिंह कुछ समय के लिए रहा था। फिर उसके बाद में सज्जन सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद में दोस्तों फतेह सिंह आता है। और दोस्तों ये वही फतेह सिंह है जिसके लिए केसी सिंह बारेट ने चेतावनी चुंगटे लिखा था। दोस्तों, ये आंदोलन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था और जुलाई माह के अंत में ही ये आंदोलन समाप्त हो गया था। और दोस्तों, ये जो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन है जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। इसके बाद में अपन दोस्तों बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन में जिस जाति ने, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक जो किसान थे वह धाकड़ जाति के थे। इसलिए दोस्तों इसमें कहा जाता है कि भी बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने नेतृत्व किया था, तो वह धाकड़ जाति के थे। दोस्तों, बिजोलिया के बारे में थोड़ी अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये बिजोलिया भीलवाड़ा जिले के उपरमाल क्षेत्र में पड़ता है। उपरमाल इस बिजोलिया क्षेत्र का प्राचीन नाम है और इस बिजोलिया को ही विंध्यावली या विजयावली भी कहते हैं। दोस्तों, बिजोलिया जो ठिकाना था, इसके जो संस्थापक थे वह अशोक परमार थे, जो कि भरतपुर के निवासी थे, जगनेर भरतपुर के निवासी थे। दोस्तों, जब 1857 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा जो मेवाड़ का शासक था, उसकी सहायता अशोक परमार ने की थी, तो उससे प्रसन्न होकर सांगा ने अशोक परमार को यहाँ की जागीर दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि भी बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना है अशोक परमार है, क्योंकि इसमें अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन, ये बिजोलिया जगह पर चौहान, मतलब प्राचीन चौहान वंश के अपन को पाषाण मिले थे।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि यहाँ चौहान न होकर अशोक परमार है। दोस्तों यह जो आंदोलन था व्यापक आंदोलन था, सर्वप्रथम संगठित आंदोलन था और सबसे लंबा आंदोलन था। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये व्यापक मतलब एक विस्तृत आंदोलन था। पूरे भारत में इस आंदोलन की नींव रखी गई थी। पूरे भारत में ये आंदोलन फैला था और ऐसा आंदोलन था कि जिसमें सभी लोग संगठित थे और ये भारत का सबसे लंबा आंदोलन चला था ये, जो कि 1897 से 1941 तक लगभग 44 साल तक ये आंदोलन चला था। दोस्तों ये आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। दोस्तों इस समय बिजोलिया मेवाड़ राज्य का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो दोस्तों पूछ लिया जाता है कि जो मेवाड़ में जो बिजोलिया जो ठिकाना था वह किस श्रेणी का था, तो वह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ये 3 चरणों में हुआ था। इन चरणों के अपन बात करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे और इन चरणों में कौन कौन लोग आते हैं, उन चरणों का नेतृत्व किनके द्वारा किया जाता है, इससे संबंधित अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि प्रथम जो चरण होता है वह 1897 से 1916 तक आता है। फिर उसके बाद में सेकंड जो चरण आता है वो अपने पास 1916 से 1927 के मध्य आता है। फिर 1927 से तीसरा जो चरण होता है 1927 से 1941 के मध्य तक ये चलता है और 1941 में ये समाप्त हो जाता है। तो अपन बात करते हैं कि 1897 से 1916 ईस्वी तक जब ये प्रथम चरण चलता है तो इस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रमुख जो व्यक्ति थे, इससे पूछ लिया जाता है कि भाई प्रथम चरण में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे। तो वह हो जाएगा अपने पास नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण थे। दोस्तों सेकंड चरण की बात करें तो ये 1916 से 1927 के मध्य चला था और इसी चरण में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों सेकंड चरण में आ जाएगा विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और मन्नालाल पटेल था। दोस्तों तीसरे चरण की बात करें तो 1927 से 1941 के मध्य ये चरण चला था और इसमें क्या होता है कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और इसका नेतृत्व जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किया जाता है। तो इस समय तीसरे चरण में जो प्रमुख जो व्यक्ति थे सेठ जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा और 2 महिलाएं भी थी दोस्तों, वह रमाबाई और जानकी देवी था। अब दोस्तों इनके एक एक चरण को अपन अलग से पढ़ लेते हैं। प्रथम चरण की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखो प्रथम चरण में अपन यहाँ से करते हैं तो 1894 ईस्वी में बिजोलिया जो ठिकाना था उस ठिकाने का ठिकानेदार गोविंद दास था और दोस्तों गोविंद दास की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु होने के बाद उसका जो बेटा है किशन सिंह, इसी को कृष्ण सिंह भी बोलते हैं। तो दोस्तों किशन सिंह या कृष्ण सिंह ने उस समय किसानों पर 84 प्रकार की लागें या उस पर कर बोल सकते हैं दोस्तों, और उपज का 50% कर किसानों से लिया जाता था। तो दोस्तों इस समय क्या होता है कि 1897 में एक बिजोलिया के पास में सलावटिया के पास में एक गिरधारीपुरा गांव है और गिरधारीपुरा में गंगाराम धाकड़ के घर पर मृत्यु भोज या मौसर होता है और दोस्तों इस जगह गिरधारीपुरा पर किसान एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर जो किशन सिंह द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो कर जो ले रहे थे उसके लिए इन्होंने एक यहाँ पर लोग इसके लिए लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने आपस में राय करके और इसकी शिकायत उदयपुर के महाराणा से करने के लिए इन्होंने योजना बनाई। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ से 2 जो प्रमुख व्यक्ति हैं नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, ये दोनों ठिकाने के विरुद्ध उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं, क्योंकि कृष्ण जो सिंह था ये इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कर ले रहा था। तो इन कर की जो छूट लेने के लिए ये दोनों नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों ठिकाने के विरुद्ध मतलब बिजोलिया ठिकाने के विरुद्ध उदयपुर महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं। और दोस्तों जब दोनों नानजी पटेल और ठाकरे पटेल उदयपुर जाते हैं तो उदयपुर का महाराणा
यहाँ जांच के लिए मतलब छानबीन के लिए वहाँ से एक राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को बिजौलियाँ भेजता है। परंतु जब यहाँ से हामिद हुसैन बिजौलियाँ आता है और वह यहाँ की स्थिति देखता है तो उसको वास्तविक स्थिति वह महाराणा को नहीं बताता है, और इससे किसानों पर जो लगाए गए जो कर थे वह जो कर दोस्तों इनको छूट नहीं दी जाती हैं। तो जब छूट नहीं जाती हैं तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो परिणाम था वह शून्य परिणाम रहता है। और जब किसानों पर इसका जो परिणाम शून्य आया तो यहाँ का जो ठिकानेदार था किशन सिंह वो और किसानों पर ज़्यादा हावी हो जाता है और किसानों पर और ज़्यादा से ज़्यादा कर लगाने की कोशिश करता है। और दोस्तों जब इसका परिणाम शून्य हो गया और नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जब ये यहीं के थे तो यहाँ के जो ठिकानेदार ने नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को यहाँ से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि नानजी पटेल और ठाकरे पटेल ने किशन सिंह के विरुद्ध मतलब इनकी शिकायत उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह से की थी। अब दोस्तों बात करते हैं अपन कि 1903 में महाराणा कृष्ण सिंह के द्वारा एक कर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं चंवरी कर। दोस्तों ये प्रत्येक जो व्यक्ति होता है वह अपनी पुत्री के विवाह पर वह क्या करता है कि वहाँ के ठिकानेदार को 5 रुपये देता है, 5 रुपये कर के रूप में देता है। इसे अपन क्या करते हैं चंवरी कर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सर दोस्तों की भी चौरी कर किसने लगाया था, कब लगाया था। ठीक है, तो ये 1903 में वहाँ बिजौलिया के ठिकानेदार कृष्ण सिंह या किशन सिंह के द्वारा लगाया गया था। ये पुत्री की विवाह पर लिया जाने वाला कर है। दोस्तों किसानों ने जब ये कर यहाँ से किसानों से लेने लगे तो किसान इससे नाराज़ हो गए और किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। फिर इससे ये होता है कि जब किसानों ने खेती करना बंद कर दिया तो अब ठिकानेदार या जागीरदार में वहाँ न तो उनको कर मिल रहा है, उनका खर्चा कैसे चलेगा, तो उन्होंने 1905 में इस कर को बंद कर दिया। फिर दोस्तों 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है और फिर इसके बाद में बिजौलिया की गद्दी पर पृथ्वी सिंह जो कामा भरतपुर से आया था, ठीक है, पृथ्वी सिंह यहाँ का ठिकानेदार बनता है और पृथ्वी सिंह ने एक कर लगाया था जिसको बोलते हैं तलवार बदई कर। ये 1913 में लगाया गया था। दोस्तों तलवार बदई कर क्या होता है कि जब कोई भी राजा या राजपूत होता है तो जब उसका वह राजगद्दी पर बैठता है तो इस समय किसानों से जो लिया जाने वाला जो चंदा होता है उसको तलवार बदई कर बोलते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा अपने पास कि तलवार बदई कर किसने लगाई थी, तो ये पृथ्वी सिंह ने लगाई थी 1913 में। नए उत्तराधिकारी पर जनता द्वारा लिया जाने वाला कर है। फिर 1913 में ही फतेहकरण चारण सीताराम ब्रह्मदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था 1913 तक और 1914 में इनका दमन हो जाता है। 1914 में फिर ये जो प्रथम चरण है ये खत्म हो जाता है। ये लोग क्या हो जाते हैं, इनका जो जोश होता है वह कम हो जाता है। दोस्तों 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है और इसका जो पुत्र है केसरी सिंह जो नाबालिग था। तो दोस्तों उस टाइम पे अंग्रेजों ने ये कर रखा था कि अगर किसी का कोई राजा है, जागीरदार है, ठिकानेदार हैं, तो अगर उनके पुत्र नाबालिग हैं या उनके वह पुत्र नहीं हैं तो वह डायरेक्ट या तो वहाँ का जो मेन जो रियासत होती थी वहाँ के जो राजा होते थे वही उस पर शासन करते थे या अंग्रेज उस पर शासन करते थे। तो इस समय यहाँ पर इनका जो पुत्र था केसरी सिंह वह नाबालिग था। तो मेवाड़ सरकार द्वारा इस ठिकाने पर कोर्ट ऑफ वोट्स की स्थापना की गई थी या मुर्समात की स्थापना की गई थी। और दोस्तों इस पर 2 मेंबर थे। ध्यान रखना है कि कोर्ट ऑफ वोट्स के कितने मेंबर थे और कौन कौन थे, तो वो ध्यान रखना है। अमर सिंह राणावत था और डूंगर सिंह, ये दोनों थे। ये दोनों मुस्लिम थे। ध्यान रखना अमर सिंह जो थे वह ठिकाने का प्रशासक नियुक्त किया गया था और डूंगर सिंह को मुस्लिम नियुक्त किया गया था। फिर 1916 में विजय सिंह पथी की एंट्री होती है। दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथी की एंट्री कब होती है, तो ये 1916 में होती है। मतलब ये अपने पास बिजौलिया किसान आंदोलन का सेकंड चरण
शुरू हो जाता है। दोस्तों विजय सिंह पथिक के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं कि विजय सिंह पथिक यूपी के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। बुलंदशहर गुडावली में इनका जन्म हुआ था 1882 में। इनका जो मूल नाम वह भूप सिंह था। इसी को ऊपरमाल का गांधी भी कहा जाता है। तो ऊपरमाल का गांधी किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक के बारे में अपन देख लेते हैं कि जब इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को नई दिल्ली में बम फेंकने का जब इन्होंने प्लान बनाया था, तो इस समय दोस्तों विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारेट, प्रताप सिंह बारेट, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा ये साथ में थे। तो दोस्तों दिल्ली से जोरावर सिंह और प्रताप सिंह, तो जोरावर सिंह भूमिगत हो गया था, प्रताप सिंह को बरेली की जेल में डाल दिया गया था, अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल में डाल दिया गया था, और भूप सिंह, गोपाल सिंह ये अजमेर के टोडगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बना लिया गया था। फिर दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि विजय सिंह पथिक टोडगढ़ से भागकर जो ओछड़ी नामक स्थान जो चित्तौड़ जिले में पड़ता है वहाँ पर आ जाते हैं। और द्वितीय चरण मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वितीय चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के द्वारा, और हरिभाई किंकर जो चित्तौड़ में इन्होंने हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। और एक और आता है मन्ना पटेल, मन्ना लाल पटेल हैं, इनके द्वारा द्वितीय चरण का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, और यहाँ से फिर ये बिजोलियाँ आ जाते हैं, और 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं अमावस्या के दिन। और ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है, और इसका जो सरपंच हैं वह मन्ना लाल पटेल को बनाया जाता है। विजय सिंह पथिक के द्वारा इसे देशव्यापी आंदोलन, विजय सिंह पथिक ने इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया था। इन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। तो दोस्तों कुछ अपने पास समाचार पत्र हैं, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से निकलता था, और ये हस्तलिखित समाचार पत्र था। तो ध्यान रखना है सर दोस्तों कि गणेश नामक समाचार पत्र हैं, ये कहाँ से निकलता था और किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। प्रताप नामक समाचार पत्र है, ये कानपुर से निकलता था, और ये हस्तलिखित था। ऊपरमाल का डंका, दोस्तों ऊपरमाल का डंका समाचार पत्र रामनारायण चौधरी और सीताराम दास द्वारा ये प्रकाशित होता था। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक पूछा जाता है कि पंचीड़ा गीत किसने गाया था? तो ये पंचीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पंचीड़ा गीत किससे संबंधित हैं? तो ये आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा से या बिजोलिया किसान आंदोलन से। भंवरलाल सर्राफ, इसने प्रज्ञा चक्षु एक गीत गाया था, मान मान मेवाड़ महाराणा प्रजा पुकारे रे कस जार रो पतो ना लाग्यो सुन। तो दोस्तों ये प्रज्ञा चक्षु जो गीत हैं ये भंवरलाल सर्राफ द्वारा लिखा गया है। तिलक के कहने पर दोस्तों एक आता है कि तिलक के कहने पर प्रेमचंद भील और भंवरलाल सर्राफ को, जब ये भंवरलाल सर्राफ को और प्रेमचंद जो भील हैं इनको यहाँ का जो ठिकानेदार होता है वो इनको जेल में डाल देते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक के कहने पर इन दोनों को मुक्त कर दिया जाता है। फिर आता है 1918 में बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन में ये गांधी जी से मिलता है विजय सिंह पथिक। फिर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? तो 1919 में होती है, और इसकी जो स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में की जाती है। दोस्तों यहाँ पर एक समाचार पत्र जो निकलता था, उस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान केसरी। ये जमनालाल बजाज जो है उसके आर्थिक सहयोग से 1920 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। और दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, और इसमें जो विजय सिंह पथिक
रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, केसी सिंह बारेट, ये इसमें शामिल थे। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे क्या हुआ था कि वर्धा से 1920 में ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वह की तो गई थी वर्धा में, लेकिन जब इसका जो अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था, तो ये 1920 में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया था, अजमेर में कर दिया गया था। और किसके सहयोग से किया गया था, आर्थिक सहयोग जो दिया था वो जमनालाल बजाज ने दिया था। दोस्तों अजमेर में 1920 में नवीन राजस्थान एक पत्र था, समाचार पत्र नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी थी, क्योंकि 1919 में एक प्रेस एक्ट आया था। प्रेस एक्ट के अंदर उस टाइम पे उस समय जो भारत में बहुत सारे जो समाचार पत्र थे उन पर रोक लगा दी थी, तो नवीन राजस्थान पे भी 1920 में रोक लगा दी। और बाद में इसी का एक दूसरा नाम से एक समाचार पत्र निकला था, उसका नाम था तरुण राजस्थान, और ये दोनों का नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान का प्रकाशन ब्यावर अजमेर जिले से होता था। दोस्तों कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक आयोग बिठाते हैं, उस आयोग का नाम है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। यह आयोग 1919 में बिठाया जाता है और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक बिंदुलाल होता है, अमर सिंह राणावत होता है और अफजल होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो आयोग है उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे, तो एक बिंदुलाल खुद ही था, अमर सिंह राणावत था जो यहाँ का जिसको कोर्ट ऑफ वर्ड्स का जो प्रशासक जो नियुक्त किया गया था, अमर सिंह ये आ जाएगा, अफजल था। फिर दोस्तों आता है अपने पास 1922 में एक एजीजी, 1922 में एजीजी हॉलैंड और उसका पॉलिटिकल एजेंट पीए विल किशन के द्वारा 35 लाख थे, उन्होंने क्या कर दी थी, इस आयोग बिठाने पर जब छानबीन की गई थी, जांच की गई थी, तो 35 लाखों को कम कर दिया गया था। इसका कारण ये था कि 1922 के लगभग अपने पास क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन भी चला था, तो असहयोग आंदोलन और इन सब को देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया था, कर को घटा दिया। अब दोस्तों बात करते हैं 1923 में फिर से लाग बाग लगा दी इन्होंने। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि 1923 में विजय सिंह पथिक बेगू किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए आ जाते हैं और बाद में इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1927 में जेल में रहकर ये जेल से ही ये छूटकर ग्वालियर चले जाते हैं और वहीं से ये आंदोलन का संचालन करते हैं। और इनका जब ये ग्वालियर चले जाते हैं तो इनका जी क्या होता है कि मेवाड़ पर आने पर इनका प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब दोस्तों 1927 में एक बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित एक समझौता होता है, ठीक है। समझौते के लिए एक ट्रेच आयोग आता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लगान बढ़ा दिया, मतलब समझौते के तहत इसने ट्रेच जो आता है उस ट्रेच के द्वारा ही यहाँ पर क्या हो जाता है, लगान बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों जनता ने विजय सिंह पति की सहायता से खेती करना छोड़ दिया था, ठीक है। मतलब विजय सिंह के पति के कहने पर उन्होंने क्या कर दिया था, खेती करना छोड़ दिया था। परंतु कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, तो वे लोग राजा से ज़मीन लेकर उस पर खेती करने लगे। तो इससे क्या हो गया था कि लोग और मतलब विजय सिंह पथिक नाराज़ हो गया था और विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। तो अलग होने का कारण ये था कि विजय सिंह पथिक ने जब वहाँ पर लाग बाग बढ़ा दिया गया था, मतलब कर जो हैं वह बढ़ा दिए गए थे, तो विजय सिंह पथिक ने किसानों से कहा था कि आप खेती करना छोड़ दो, ठीक है। तो किसानों ने खेती करना भी छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं थी, तो वह करे क्या, तो उन्होंने क्या कर दिया कि वहाँ के जागीरदार या ठिकानेदार से ज़मीन लेकर वहाँ उस पर खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो इससे विजय सिंह पथिक नाराज हो गए थे और इससे इस आंदोलन से अलग हो गए थे। दोस्तों तीसरे चरण की बात करें तो ये 1927 से 1941 के मध्य हुआ था और इस चरण का जो नेतृत्व है वह सेठ जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसमें ट्रेस हरिभाऊ उपाध्याय होता है, वह जो एक ट्रेच बिठाया जाता है उस ट्रेच से मिलने भी गए थे, परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और दोस्तों इस चरण में मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 महिलाएं थी,
उसका एक का नाम है रमाबाई और एक है नारायणीबाई। नारायणीबाई दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। 21 अप्रैल 1931 को सत्याग्रह मतलब हल चलाने का फैसला किया गया था। दोस्तों गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को पत्र लिखवाया। मतलब यहाँ से गांधी जी के कहने पर जो मदन मोहन मालवीय हैं उसको पत्र लिखवाया था कि मेवाड़ के महाराजे के नाम पर। और दोस्तों 1941 में टी राघवाचार्य जो मेवाड़ का तत्कालीन प्रधानमंत्री था उसके द्वारा यह आंदोलन समाप्त किया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल अपन पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।